तो हम लोग बात यस सर। करेंगे चैप्टर 3 और हमारा चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम में हमको पढ़ना क्या है, ये चीज पहले समझना है। देखिए, हमने जो देखा कि टोटल जितनी भी लाइफ इस अर्थ पे मौजूद है उसको 5 बड़े बड़े ग्रुप में बांटा और उन ग्रुप को नाम दिया हमने किंगडम। कितने बनाए थे? 5 किंगडम। 5 किंगडम में हमारा पहला हो गया मोनेरा, दूसरा हो गया हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा हमारा हो गया फंजाई और चौथा हो गया प्लांटी और पांचवा हो गया एनिमेलिया। ये 5 जो बड़े बड़े ग्रुप बनाए हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमने चैप्टर 2 में कंप्लीट किया था मोनेरा को। और मोनेरा हमारा जो था ये कहीं ना कहीं प्रोकैरियोटिक सेल वाला ग्रुप था। मोनेरा कैसा था? प्रोकैरियोटिक सेल वाला। इसमें आए थे हमारे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। सेकंड हमने चैप्टर 2 में खत्म कर दिया था प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में थे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग। और इनको भी हमने जब डिवाइड करके देखा तो आपके क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ में हमने इसको डिवाइड किया था और हमने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे। ठीक है, ये हमको याद हो गया था चैप्टर 2। फंजाई हमने देखा। फंजाई इज द ग्रुप ऑफ फंगस। इसमें अलग अलग टाइप के फंगस इस ग्रुप में आए थे। फंजाई में हमने देखा कि अगर हम एक फंगस की बात करें जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट जो फंगस है ये केवल यूनिसेलुलर है। अब ये यूनिसेलुलर होते हुए भी हमने इसको फंजाई में रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा सिमिलरिटी शो कर रहा है। और नियम से तो जाना चाहिए प्रोटिस्टा में, लेकिन हमने फिर भी उसको यीस्ट को निकाल के कहाँ रखा? किंगडम फंजाई में रखा। और फिर बाद में रिमेनिंग जितने भी मेंबर है वो सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। फंगस का एक खास क्या बात है कि काइटिन का बना सेल वॉल इसके पास होता है और ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो हमने जब फंजाई को पढ़ा, अलग अलग टाइप के हमने फंगस छांटे ऑन द बेसिस ऑफ माइसीलियम कि माइसीलियम कैसा है। और फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से स्पोर बन रहे हैं। जब इस बात को ध्यान में रखा तो हमने फंगस को भी डिवाइड कर दिया अलग अलग क्लास में। हमने देखा था फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और लास्ट में हमने इम्परफेक्ट फंजाई को रखा ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो 4 अलग अलग हमने फंगस के ग्रुप बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ सेप्टम। सेप्टम मौजूद है कि नहीं माइसीलियम में। और दूसरा हमने ध्यान रखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिर किस टाइप के स्पोर बन रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये हमारा एकदम क्लियर हो गया था। हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है फंगस का कि अभी तक इसके बारे में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंफर्म नहीं है कि आखिर किस टाइप का है। जब उस इंडिविजुअल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मालूम चलेगा तो कहीं ना कहीं एस्कोमाइसिटीज या उसको बेसिडियोमाइसिटीज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसलिए इस ग्रुप को अभी तक हमने बोला इम्परफेक्ट फंजाई। इनके अलावा जब 5 किंगडम पढ़ रहे थे तो हमने प्लांटी और एनिमेलिया को थोड़ा सेपरेट छोड़ दिया कि प्लांटी को हम एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे और बाकी में वो समय अब आ चुका है। चैप्टर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। और चैप्टर 4 में हम डिस्कस करेंगे जो 5th हमारा किंगडम है एनिमेलिया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरे 5 किंगडम कंप्लीट करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर।
और कुछ जो रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे लाइकेन हमने पढ़ा था, वायरस हमने पढ़ा था, प्रियन हमने पढ़ा था, वायरॉइड हमने पढ़ा था। ये कुछ ऐसे लिविंग्स है जो इन पांचों किंगडम में भी कहीं पर फिट नहीं हो रहे, इसलिए हमने इनको अलग से पढ़ लिया चैप्टर 2 के अंदर ही, और काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया, आपको समझ में भी आया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा किंगडम प्लेंटी, क्या इसमें आएगा, कैसे तरीका है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमको केवल मॉर्फोलॉजी पे ही ग्रुप नहीं बनाने, हमको इंटरनल फीचर्स को भी ध्यान में देना पड़ेगा, ऐसी आवश्यकता हमको लगी, तभी हम एक अच्छा क्लासिफिकेशन दे पाएंगे। तो जब हमने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ कुछ इंटरनल फीचर्स पे भी ध्यान देके क्लासिफिकेशन बनाए, तो वो जो अब लेटेस्ट अपडेट टाइप के जो क्लासिफिकेशन आए उनको हमने नाम दिया नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन पहले कौन से थे जो केवल मॉर्फोलॉजी पे थे, उनको क्या नाम था, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो जैसे जैसे आर्टिफिशियल में जो कमी थी वो निकल के आई, हमको लगा कि नहीं इसको अलग ग्रुप में रखना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इंटरनली ये काफ़ी चेंज है, इसकी सेल स्ट्रक्चर अलग है, इसका फिजियोलॉजी अलग है, इसका रिप्रोडक्शन का तरीका अलग है। तो ये जब चीज़ें समझ में आने लगी तब फिर हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को ही कन्वर्ट करते करते हम उसको अब नेचुरल क्लासिफिकेशन में ले आए। अभी जितने भी क्लासिफिकेशन चल रहे हैं वो नेचुरल टाइप के ही क्लासिफिकेशन है। हमारा बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है वो भी यही है, हमारा इंडिया उसको आज भी फॉलो करता है, थोड़ा सा कुछ कमी है वो हमने रेक्टिफाई कर लिए हैं, लेकिन बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, ये अलग अलग ग्रुप बनाए थे अपने हिसाब से, तो काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी अच्छा चला। इसके बाद और भी क्या अच्छा हो सकता है क्लासिफिकेशन में, हमारा दिमाग गया, तो हमारे दिमाग में एक चीज और आया निकल के कि क्यों ना हम इवोल्यूशन कंसेप्ट को भी ध्यान में रखें। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमने क्लास 10th में पढ़ा है, इवोल्यूशन का मतलब है कि आखिर एक पुरानी स्पीसीज धीरे 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 चेंज होकर नई स्पीसीज में कन्वर्ट होती है और वो अलग अलग डायरेक्शन में बनती है। सपोज ये स्पीसीज इस डायरेक्शन में गई तो ये बन गया, और यही स्पीसीज एक अलग डायरेक्शन में डेवलप हो गई तो ये स्पीसीज भी इसी से बनी है। तो ये जो पेरेंटल जो एंसेस्टर स्पीसीज थी, इसी से ये दो अलग अलग स्पीसीज निकली, इसका मतलब ये दोनों आपस में सिमिलर होंगी, इनको एक ही ग्रुप में रखना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो जब इवोल्यूशन को भी ध्यान में रखा जाए तो हमको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस स्पीसीज को किसके साथ रखना ज़्यादा ठीक है, चाहे वो मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पे हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन चूंकि उनका एंसेस्टर एक है, एक ही जगह से निकली है, तो वो ज़्यादा एक दूसरे के सिमिलर माने जाएंगे। ये आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। अगर इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखा जाए और फिर क्लासिफिकेशन किया जाए कि कौन सिमिलर है और कौन डिसिमिलर है, तो हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हमने मॉर्फोलॉजी को भी शामिल कर लिया, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को भी शामिल कर लिया, और साथ ही साथ अगर इवोल्यूशन को भी शामिल कर लिया तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो कहलाएगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। वो क्या कहलाएगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे बढ़िया वाला क्लासिफिकेशन निकल के आया, धीरे धीरे अपग्रेड होता जा रहा है, लेकिन हमारी बायोडाइवर्सिटी तो बहुत बड़ी है, हमको हर एक लिविंग्स का नहीं मालूम कौन किसका एंसेस्टर है, हर एक स्पीसीज के बारे में हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। तो इवोल्यूशन का जितना भी नॉलेज मिलता है उसको तो हम शामिल कर लेते हैं, और जिनका इंफॉर्मेशन नहीं मिलता
वो अभी आपके नेचुरल टाइप से ही ग्रुप बनाए हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी क्लासिफिकेशन आज की डेट में 100% फाइलोजेनेटिक नहीं है। हाँ, जिनके बारे में हमको इवोल्यूशन वाला रिलेशन पता चल गया उनको हमने सेम ग्रुप में चेंज कर दिया है, मॉडिफाइड कर दिया है, और लगातार हम हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन को धीरे धीरे अपडेट करते करते फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बनाने की कोशिश करते जा रहे हैं। तो ये 3 तरह के क्लासिफिकेशन हमारे सबसे इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। सबसे पुराना था आर्टिफिशियल, सेकंड हो गया आपका नेचुरल, और थर्ड आपका हो गया फाइलोजेनेटिक, जिसमें इवोल्यूशन को भी शामिल कर लिया गया है। ये 3 क्लासिफिकेशन काफ़ी फेमस हैं। इनके अलावा और भी कई तरीके ढूंढे गए क्लासिफिकेशन के कि और क्या तरीका है ग्रुप बनाने का। तो फिर वहाँ पे एक आया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फिर आया साइटो टैक्सोनॉमी, और फिर आया कीमो टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या किया था, जैसे आजकल हम लोग रैंकिंग करते हैं। मान लीजिए कोई क्रिकेट की बात करते हैं तो कोई नॉट आउट आया तो उसको इतने नंबर, सेंचुरी लगाया तो इतने नंबर, ये लगाया तो इतने नंबर। तो ऐसे रैंकिंग आप लगाते हैं और रैंक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हम लोग रैंकिंग करते हैं। ठीक ऐसे ही अगर स्पीसीज के अंदर कुछ फीचर्स मौजूद हैं तो उस फीचर्स के आधार पे उसको एक कैलकुलेशन, एक कंप्यूटर एक डाटा बना दिया, वो उसको एक नंबर देते हैं, उसको एक कैलकुलेशन करता है। सपोज इस स्पीसीज को 100 नंबर मिले, इस स्पीसीज को मान लीजिए 200 नंबर मिले, और एक स्पीसीज है जिसको 110 मार्क्स मिले। तो हमको लगता है कि ये वाली स्पीसीज ज़्यादा नज़दीक में है, ज़्यादा सिमिलर है, और 200 वाली 220 के साथ ये ज़्यादा सिमिलर होगी। तो इनको अलग ग्रुप बना दिया, इनको अलग ग्रुप बना दिया। जब न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पे अलग अलग ग्रुप बनाए गए, कंप्यूटर सिस्टम से हमने हर फीचर्स के लिए मार्किंग किया कि ये फीचर मौजूद है तो इतने नंबर, ये फीचर मौजूद है तो इतने नंबर, और फिर ऐसे करके जब उनको अरेंज किया तो हमने फिर अलग अलग ग्रुप बना दिए, और ऐसे क्लासिफिकेशन को नाम दिया गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको देखा तो ये नंबरिंग सिस्टम हमको अच्छा नहीं लगा। आज कोई भी इस तरीके को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ऐसा तरीका एक आया था, ये हमको मालूम होना चाहिए। साइटोटैक्सोनॉमी में केवल और केवल सेल को ज्यादा फोकस कर लिया, केवल सेल, सेल की स्ट्रक्चर, सेल का कंपोजिशन, उसके पास क्रोमोसोम कितने, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कैसे। जब केवल हम सेल स्ट्रक्चर के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो आपका कहलाता है साइटोटैक्सोनॉमी। हाँ, नॉर्मल आपका जो बेसिक फीचर है वो तो शामिल है ही है, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा सेल के ऊपर। तो सेल के ऊपर जो मेन फोकस करते हुए क्लासिफिकेशन किए गए वो साइटोटैक्सोनॉमी कहलाता है, साइटोटैक्सोनॉमी। और लास्ट एंड फाइनल अगर बात करूं तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें कौन कौन से केमिकल हैं, किसका कंसंट्रेशन कितना है, कोई एडिशनल केमिकल तो नहीं बना रहा है। तो वो जब केमिकल कंपोजिशन को भी ध्यान में रखा गया तो फिर वो कीमोटैक्सोनॉमी कहलाया गया। ये भी आपका कीमोटैक्सोनॉमी ये कहलाया। ये ना तो ये ज़्यादा फेमस हुआ, ना ये ज़्यादा फेमस हुआ, ना न्यूमेरिकल वाला ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन इनके नाम जरूर हमको दिमाग में रखने हैं कि अलग अलग तरीके से हम लिविंग्स को समझने का प्रयास करते जा रहे हैं। हमको तो वो एक अच्छा तरीका चाहिए जिससे आसानी से हम हर लिविंग्स को पढ़ सकें, समझ सकें। वही क्लासिफिकेशन सबसे अच्छा होता है। तो आज हमारे इंडिया में जो हम फॉलो कर रहे हैं वो नेचुरल टाइप का क्लासिफिकेशन है, बैंथम एंड हुकर का, और उसको भी हमने हमारे हिसाब से थोड़ा अपडेट और मॉडिफाइड कर लिया है। उसको भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पे हम लोग चेंज कर चुके हैं। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन का तरीका था। अब हम बात करते हैं कि प्लांट किंगडम जो है, हमारा जो प्लांट किंगडम है, हमने प्लांट को कैसे क्लासीफाई किया है। तो ये तो हो गया प्लांट किंगडम। और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, साइटोलॉजी, कीमोटैक्सोनॉमी, सबको जब हमने ध्यान में रखा तो हमने इस दुनिया में मिलने वाले सभी प्लांट को 5 ग्रुप में बांट दिया।
कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में। ठीक है, चलिए पहले इनके नाम याद करते हैं। हाँ, इतना जरूर याद रखिए कि किंगडम को प्लांट में जब हम डिवाइड करेंगे, किंगडम को प्लांट में जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? ये डिवीजन कहलाएंगे। ये डिवीजन कहलाएंगे। टोटल कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। सबसे पहले नाम याद करते हैं। पहला हमारा हो गया एल्गी, दूसरा हमारा हो गया ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइटा, तीसरा हो जाएगा हमारा टेरिडोफाइटा। ये चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे चैप्टर को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। चौथा ग्रुप है जिम्नोस्पर्म और पांचवा ग्रुप है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। चलिए नाम याद करना है, फिर एक एक करके इन सब को पूरा डिटेल में पढ़ना है और समझना है। एल्गी, एल्गी में आएंगे मल्टी सेलुलर। देखिए अब तो सभी जो कुछ भी आना है प्लांट किंगडम में, सबके पास एक कॉमन फीचर क्या होगा? सभी के पास क्या होगा कि एक तो ये मल्टी सेलुलर होंगे, नंबर 1। सेल जो होंगी, अगर मल्टी सेलुलर हो गया तो अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि सभी सेल कैसी होंगी? यूकैरियोटिक टाइप की होंगी। सेल वॉल यहाँ मौजूद होगा, वो भी सेलुलोज का बना होगा, और प्लास्टिड भी सेल के अंदर मौजूद होंगी। और मोस्ट ऑफ प्लांट, इनमें से मैक्सिमम ये ऑटोट्रॉप्स होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे। तो ये कुछ बेसिक फीचर है जो प्लांट में आया, क्योंकि जब 5 किंगडम हम पढ़ रहे थे तभी मैंने समझा दिया कि प्लांट में कौन कौन आएगा। प्लांट में वो सभी लिविंग्स आएंगे जिनके पास सेलुलोज की बनी सेल वॉल है, जिनकी सेल में प्लास्टिड मौजूद है। मोस्ट ऑफ देम दे आर कैपेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड ऑल दीज आर मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। कल मैं शुरू करूंगा एल्गी, फिर हम ब्रायोफाइट भी पढ़ेंगे, और इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हमको ये समझना है, चैप्टर केवल ख़त्म नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है।